अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी, वाई जापान इज शेयरिंग इट्स सीक्रेट मोगामी वारशिप डिजाइन विद इंडिया, बिग स्ट्रेटेजिक मूव बाय अंकित सर। और अपनी पाठशाला की वीडियो जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदल्ली, मेरे साथ हैं मलिक शक्ल इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज का ये सेशन बेहद खास इसलिए क्योंकि जापान फिर से कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे लोगों की रूह इनके इतिहास को याद करने लगी है। एक ऐसा इतिहास जिसमें इतना अत्याचार कि जापान के बारे में अगर जान लें तो शायद नफरत हो जाए। एक ऐसा इतिहास जिसके बारे में चर्चा करने से लोग डरते हैं क्योंकि शब्द इतने भयावह हैं कि जापान अगर वापस से वैसा ही बन गया तो दुनिया में अब तक जितने भी आपने क्राइम देखे हैं शायद वो क्राइम छोटे लगने लगेंगे। अगर आपने हिटलर की यातनाओं को सुना है तो जापानियों की यातना को आप उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन में पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आज के सेशन में जिक्र होगा केवल एक घटना से। दुनिया के बदलते वैश्विक हालात में हाल ही में जापान ने अपनी पॉलिसी में परिवर्तन करते हुए कहा है कि वो दुनिया को अब लीथल वेपन बेचना शुरू करेगा। ये बात कोई बड़ी बात थोड़ी है। भारत ने तो खुद ने अपना बजट रखाया हुआ है कि हम इतना करोड़ का वेपन बेचेंगे। जापान का बेचना इतनी बड़ी बात कैसे है? साथियों, ये बात बिल्कुल वैसे है कि अगर किसी देश ने यह प्रण ले रखा था कि हम हथियार नहीं बनाएंगे क्योंकि अगर हमारे हाथ में हथियार आया तो दुनिया में प्रलय आ जाएगी, ये बिल्कुल वैसे है कि इसने हथियार उठा लिया है। जापान की नीतियों में हुआ यह परिवर्तन आने वाले समय में दुनिया के लिए चिंता बन गया है, इसलिए बड़ी हेडलाइन बन रही है। हेडलाइन है, जापान लिफ्ट बैन ऑन लीथल वेपन एक्सपोर्ट इन मेजर शिफ्ट ऑफ इट्स पॉलिसी। हर जगह इसे एक मेजर शिफ्ट ऑफ इट्स पॉलिसी कहकर पुकारा जा रहा है। अपनी नीतियों में इतना बड़ा परिवर्तन जापान ने कर क्यों लिया? इतिहास जुड़ता है वर्ल्ड वॉर 2 की घटना से। आपको मैं आज के सेशन में इतिहास बताऊंगा, वर्तमान में इस बात का महत्व बताऊंगा और जापान के बदलने के कारण भी बताऊंगा। आज के सेशन में जिक्र होगा कि भारत के लिए जापान ने पेशकश की है कि हम भारत को अपना मोगामा क्लास का जो वॉरशिप है वो देने की प्लानिंग में है। यूक्रेन को ड्रोन तकनीक देने की प्लानिंग में है। खबरें बनती हैं कि यूक्रेन चाहता है कि जापान उसे ड्रोन में मदद करे और गार्डेड मोगामी वॉरशिप जो है वो भारत के साथ डिजाइन करे। भारत के साथ डिजाइन कर रहा है तो अच्छा ही होगा। इस तर्क को साइड में रखिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि मैं आपके साथ में कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं साझा करूंगा जिसमें आपको आज जब देख करके दुनिया के हालात दिखेंगे तो इसके पीछे का इतिहास समझने में थोड़ा मदद मिलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश कर लेते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बनता है, क्योंकि हमारी खबरें आप तक इंस्टेंट पहुंचती हैं और हमें दिखता है कि इतना प्यार हमारे साथ है। क्योंकि ये निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, आप इसे सब्सक्राइब करके हमारी ताकत बनिए। आइए साथियों, चर्चा है हाल ही के अंदर जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची के कैबिनेट में लिए एक फैसले की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हम हथियारों का निर्यात करेंगे और 80 साल से चला आ रहा जो वेपन एक्सपोर्ट पर रोक है वो हटा देंगे। आप पूछेंगे, हैं वेपन एक्सपोर्ट पर रोक हटा के इन्होंने खुद का ही भला किया हो, खुद का ही नुकसान किया होगा? सोचिए, कोई देश अगर ये कसम खा के बैठा हो कि वो वेपन एक्सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो अपनी आदतें जानता था कि अगर मेरे हाथ में वेपन लग गए तो मैं दुनिया के लिए, जो आप आज नॉर्थ कोरिया, ये जितने भी तमाम प्रकार के आप उपद्रवी देशों की कल्पना करिए, अगर आपके दिमाग में एक लेवल है तो आइए आज मैं आपको एक दूसरे लेवल से, कई बार मैंने पहले भी इसके बारे में जानकारी दी है, फिर से एक बार बताता हूं कि जापान ने जो लेवल रखा है घृणा होने लगती है। साथियों, आज जब जापान नाम लिया जाता है तो आपके दिमाग में एक उन्नत तकनीक वाला देश जिसने टोयोटो जैसी कंपनी दी हो, सोनी पैनासोनिक जैसी मतलब तकनीक वाली कंपनियों को दुनिया को दिया हो, ये सुनकर के बढ़िया अच्छा सा फील होता है। जब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखते हैं तो सिंगापुर जापान ऊपर नीचे दिखाई देते हैं। दुनिया के मैक्सिमम देश जापानी लोगों को वीजा फ्री एंट्री देते हैं कि आप बहुत ही सिविल और सिविक सोसाइटी वाले लोग हैं, आप आएं और हमारे पास में बिना किसी भी वीजा के एंट्री ले लें। इतना अच्छा देश जो आज आपको दिखाई देता है, इसका इतिहास उतना ही डार्क है। जब चर्चा हो इतिहास की तो दुनिया में 2 बड़े मेजर इवेंट हुए, वर्ल्ड वॉर 1
और वर्ल्ड वॉर 2 के नाम पर। वर्ल्ड वॉर 1 की फिलहाल प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए कट टू द पॉइंट वर्ल्ड वॉर 2 की मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूं, जब जापान एक्सिस पावर का हिस्सा हुआ करता था। जर्मनी को हिटलर लीड कर रहे थे और इटली को मुसोलिनी लीड कर रहे थे। उस समय जापान ने दुनिया में जो कहर बरपाया था, उसकी शुरुआत ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्फियर स्फीयर बनाने की अवधारणा थी, जिसमें जापान ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का निर्णय लिया। एक तरफ एक्सिस पावर में इटली, जर्मनी, जापान थे, तो उससे लड़ाने के लिए अलाइज पावर में यूएस, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस थे, और साथ में यूएसएसआर भी थोड़े समय बाद इसके अंदर जुड़ गया था। जहां एक और आप सुनते हैं कि जापान एक साथ हिटलर के इन देशों से लड़ रहा था, तो ये लड़ कैसे रहा था? और हिटलर जो है वो अपना मैदान लड़ रहे थे, और जापान ने जो कहर बरपाया था वो शायद सबसे ऊपर कहर कहा जाएगा। शुरुआत होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ है, लेकिन 1931 के अंदर जापान ने मंचूरिया नामक एक स्थान पर कब्जा कर लिया था, जो मंगोलिया और चाइना और रशिया इन तीनों के साथ बॉर्डर साझा करता हुआ एक क्षेत्र था। इस जगह जब कब्जा स्थापित किया और सेकेंड 1937 के अंदर चाइना के साथ जापान का एक युद्ध हुआ, जिसमें एक बड़े हिस्से पर चाइना के जापान कब्जा करके बैठ गया, जिसमें नानजिंग मैसेकर जैसी एक बड़ी भीषण घटना हुई, जिसमें लाखों निर्दोष नागरिकों की हत्या, बलात्कार, अत्याचार, तमाम चीजें हुई। इन सभी घटनाओं से जापान के खिलाफ एक भय का माहौल चाइना में, साउथ कोरिया के अंदर, ताइवान के अंदर, नीचे की तरफ आसियान जो कंट्रीज हैं, इन सब के अंदर भर गया था। वर्ल्ड वॉर शुरू 1939 में हुआ है, लेकिन उससे पहले ही ये आपस में झगड़ लिए थे, और जापान की जो सेना है वो अपनी क्रूरता से इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही थी। इस क्रूरता पर अब तक बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस आ चुके हैं, बहुत सारी तस्वीरें आ चुकी हैं, तमाम प्रकार की डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन उन सब में सबसे भीषण और विभत्स यूनिट 731 के कारनामे हैं। 731 यूनिट, जिसके बारे में द गार्जियन ने वर्ष 2018 के अंदर जब प्रकाशित किया, तो 731 यूनिट के वो लोग जिन्होंने जापान की तरफ से 731 में काम करते हुए यातनाएं दी थी, उन लोगों के भी टेस्टिमोनियल्स शामिल थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कैसी कैसी यातनाएं दिया करते थे। उन्होंने स्वीकार किया। जापान की तरफ से रिलीज इस डॉक्यूमेंट से यह आत्मस्वीकारोक्ति थी कि ये खुद घृणित हैं उस कार्य से जो इन्होंने किया। कैसे कार्य? साथियों, असल में इनकी एक यूनिट हुआ करती थी। जैसे आज हम सुनते हैं कि अमेरिका के पास में अपनी कुछ प्रकार की फोर्सेज हैं, भारत के पास में अपनी कुछ प्रकार की फोर्सेज हैं। आप नाम सुनते हैं, कहीं किसी कोबरा फोर्स का नाम सुनते हैं, कहीं आप सुनते हैं कि भाई नेवी सील कमांडो अमेरिका के पास है। तो ऐसे जब हम सुनते हैं, ऐसे ही इनकी एक यूनिट थी 731 नाम से। जब आपने दुश्मन पर कब्जा किया तो उसके बहुत सारे लोग आपके पास बंधक के रूप में उपलब्ध हुए। जापानी लोग उन बंधकों के ऊपर प्रयोग किया करते थे। कैसे प्रयोग? किसी को ठंड में पटक दिया तो क्या होगा, किसी पर गर्म पानी डाल दिया तो क्या होगा, किसी को गोली मारी जाएगी तो शरीर में क्या होगा, किसी पर ग्रेनेड फेंका जाएगा तो शरीर पर क्या होगा, किसी का बलात्कार होगा तो क्या होगा, किसी के साथ में अगर यौन संक्रमित व्यक्ति का यौन संबंध स्थापित करवाया जाएगा तो सिफिलिस जैसी बीमारी महिला पर क्या असर डालेगी और पैदा होने वाले बच्चे पर क्या असर होगा। इस तरह की गंदी मानसिकता के साथ इन जापानियों ने अपने कैदियों के साथ जो बर्बरता की, यह डॉक्यूमेंटेड है, 2018 की गार्जियन रिपोर्ट के अंदर प्रकाशित हुआ है। डेली मेल नाम के अखबार की खबर को माने तो 3000 से अधिक कैदियों के ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। जापान एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता है कि आज भी वो विज्ञान के अंदर प्रयोग करता है। पहले वो चूहों और बिल्लियों पर, खरगोशों पर होने वाले प्रयोगों की जगह इंसानों पर प्रयोग करता था जो इसके बंधक थे, और ये प्रयोग बकायदा 1945 तक चले हैं। और इन प्रयोगों में जिस तरह की बातें थी, जैसे लोग कितना ज्यादा सर्दी सहन कर सकते हैं, एक व्यक्ति को जो बंधक है उसे साइबेरिया तक की ठंड में ले जाकर छोड़ना कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर में क्या परिवर्तन। और ऐसा नहीं है कि उसको प्रताड़ित करना है, नहीं, अपने सैनिकों को पूरी तरह भेज करके ये डॉक्यूमेंट करवाना कि इतना डिग्री टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, और जब टेम्परेचर हो तो उसे मारकर चेक करना कि जम तो नहीं गया है, अगर जम गया है तो फिर से उसको गर्म पानी डालकर फिर छोड़ना। और यह केवल इसलिए कि प्रयोग से उन्हें यह डेटा पता हो कि इंसान के शरीर पर हो रहे अत्याचार क्या असर डालते हैं। शरीर के अंदर वायरस डालना कि यह वायरस जाएगा तो शरीर में किस तरह का संक्रमण करेगा, बिना एनेस्थीसिया लगाए जीवित बॉडी के अंदर सर्जिकल प्रैक्टिकल करके देखना कि शरीर में क्या हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति
को इतनी दूर से गोली मारी जाए तो क्या असर पड़ेगा, दूर से गोली मारी जाए तो क्या असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों को बिठा बिठा करके ये 731 यूनिट कैदियों पर प्रयोग करवाती थी कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। व्यक्ति कितना अधिक प्रेशर फील कर सकता है, 25 जी के फोर्स पर क्या होगा, 30 जी के फोर्स पर क्या होगा, उसके शरीर पर प्रयोग करके देखना और जिंदा शरीर को काट करके यह देखना कि ऐसी प्रतिक्रिया। मतलब इनके पास 731 कैदियों की एक प्रयोगशाला थी जिसमें कैदियों को जबरन यौन संबंध बनाने के ऊपर मजबूर करना कि अगर मना किया तो गोली मार देना। मतलब कैदियों से वो सब यातनाएं करवाना जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते, जिसके बारे में बोलने भर से रूह कांपती है। बहुत लंबे समय तक ये जानकारियां पब्लिक में नहीं थी, लेकिन जब पब्लिक में आना शुरू हुई तो उसके बाद में जापान के प्रति भयंकर घृणित माहौल बना। लोगों को यह जस्टिफाइड लगा कि अच्छा किया अमेरिका ने इनके ऊपर बम मार करके इनके हौसलों को पस्त किया। अमेरिका कैसे एंट्री किया, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। 1941 में इनके अंदर इतना हौसला आ जाता है कि अमेरिका का पर्ल हार्बर पर जहां जहाज खड़ा था, जहां पर यूएस ने अपना नेवल बेस बनाया हुआ था, वहां पर ये लोग अचानक हमला कर देते हैं। इतना बड़ा हमला कि हजारों सैनिकों का मारा जाना, नेवी का तहस नहस हो जाना देखा जाता है। और इसके पीछे का कारण था कि जापान पैसिफिक ओशियन के अंदर किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहता था। कुछ इस प्रकार के दृश्य से आप समझ सकते हैं कि जापान का ये जो सरप्राइज हमला था पर्ल हार्बर पर, जिस पर हाल ही में ट्रंप ने उनकी प्रधानमंत्री तकाइची को बैठकर कहा कि सरप्राइज के बारे में तो जापानियों से ज्यादा कौन जानता है। जब उनसे पूछा गया कि आपने जो ये हमले किए अभी हाल ही में ईरान पर, ये बड़े सरप्राइजिंग थे, तो बोले जापान से ज्यादा जो पर्ल हार्बर पर कर चुके हैं इनसे ज्यादा कौन जानता है। ये वो घटना है जिसने अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया था, अन्यथा अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आने वाला नहीं था। वो तो बढ़िया वो बनकर बैठा हुआ था कि लो भैया मुझसे उधार ले जाओ और काम करो। 1941 पर्ल हार्बर पर हमला, जापान के हौसले बुलंद थे। 41 से 42 के बीच में जापान ने चाइना, फिलीपींस, मलया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बर्मा, हांगकांग, इन सब पर कब्जा कर लिया। और इन सब पर कब्जा करते हुए यह तय किया कि जिसके पास जो स्ट्रेंथ है वो मेरी हो। आप ऐसे समझिए, 1895 का जापान या आज का जापान आपको ऐसा दिखाई देता है। 1942 के जापान को अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि आज का भी अगर आप इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब उठाकर ब्रुनेई वगैरह सब देखिए, ये सब जापान था साथियों, ये सब जापान बन चुका था। आप अगर एरिया देखें तो आप सोचिए कि ये जापान है आज का, लेकिन इसका जो क्षेत्र था मंचूरिया से लेकर के पूरा कोस्टल चाइना, इवन भारत के भी पूर्वोत्तर क्षेत्रों तक पहुंचते हुए अंडमान निकोबार वगैरह, इन सब पर आप देखते जाइए कहां कहां तक इसका क्षेत्र व्यापक हो चुका था। यह जापान 1942 में था। मतलब इत्तुसा आइलैंड वाला जो देश है, इसने सब तरफ अपना कहर बरपा रखा था। और इस कहर बरपाने में इसने बकायदा मतलब यह हालत और हद पैदा कर दी थी कि अगर कोई भी देश इसकी बाधा बनता तो ये क्रूरता से उसके अंदर डर भर देते थे कि हम क्रूअल हैं। मतलब हमसे आप युद्ध में केवल समर्पण की बात मत करना, हम कैदियों के साथ, बंधकों के साथ, वहां की आमजन के साथ, युद्ध के नियम होते हैं कि युद्ध सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन इनको बंधकों के साथ में अत्याचार करने थे। इसीलिए आज भी जापान को लेकर के कोरियन पेनिनसुला के अंदर, चाइना के अंदर भयंकर नफरत के भाव है, क्योंकि उनके इतिहास का यह हिस्सा है कि हमारे साथ क्या यातनाएं हुई हैं। अच्छा, इस बीच में क्या होता है कि 1942 के अंदर थोड़े थोड़े से हालात बदलने लगते हैं। बैटल ऑफ मिडवे के अंदर ऐसा हुआ कि जापान के कुछ सेंटर्स पर अमेरिका ने हमले करने शुरू किए, जिसमें से कहीं उनके विमान वाहक पोत गिरा दिए। ऐसे ही एक बैटल ऑफ गुडान कैनाल था जिसके अंदर जापान को हार का सामना करना पड़ता है। जहां जहां इन्होंने आइलैंड पकड़े होते हैं, अमेरिका उसके बड़े बड़े आइलैंड्स को कब्जाने लगता है। धीरे धीरे अमेरिका इसको पछाड़ना शुरू करता है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी जापान हार मानने से इनकार कर देता है। फाइनली अमेरिका जब इसे तमाम प्रकार से समझाता है, यह नहीं मानता, तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर परमाणु बम गिरा दिए जाते हैं। और उसके बाद में इधर बम गिरे हैं अगस्त में, और 15 अगस्त को जापान कहता है कि सर सरेंडर करते हैं हम। प्रॉपर तरीके से सरेंडर होता है और उसके कुछ ही दिन के अंदर, मतलब 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है कि सब हो गया। ये लीजिए, जापान का समर्पण होता है और जापान के समर्पण के साथ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म। मतलब समझिए कि 1939 से लेकर के 45 के बीच में जापान का जो कहर 6 साल बीता, उससे भी 15 साल पहले से ये लोग हरकतें करते आ रहे थे। इतना लंबा साल जापान ने दुनिया में अपनी आक्रामकता, अपने हथियार, अपने वेपन से दुनिया में कहर बरपाया। अब जब इतना कहर आ गया तो आप सोचिए कि जो युद्ध जीत चुके हैं, अमेरिका, यूएसएसआर, ये सब युद्ध जीत के बैठे हैं, इनने कहा जापान के पास फिर से ये क्षमताएं ना आए, इसके लिए क्या करें। तो फिर तय किया गया कि जापान को वेपन बनाने ही मत देना, अदरवाइज ये दुनिया के लिए संकट खड़ा कर देगा। इसलिए अमेरिका ने अपना एक जनरल जिसका नाम डगलस मैकअर्थर था,
था उसे भेजा और कहा कि तुम जाओ और जापान के लिए पूरी राजनीतिक और सैन्य स्थिति पैदा करके आओ कि ये कैसे रहे, कि देश तो रहे लेकिन ये सैन्य शक्ति ना बने। इसके लिए जापान का संविधान लिखवाया गया। 1947 में जापान ने अपना संविधान लिखा, उसमें एक आर्टिकल डाला, आर्टिकल का नंबर था 9, और उसमें जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में यह डाला गया कि जापान औपचारिक रूप से युद्ध करने के अधिकार को त्याग रहा है, यानी जापान अब कभी युद्ध नहीं करेगा और अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए कभी भी सैन्य शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। जैसे अपने मूल अधिकार हैं, ऐसे जापान के संविधान में यह आर्टिकल डाला गया कि भैया सॉरी, हम युद्ध नहीं करेंगे और हम हर तरह से समर्पण करते हैं। संविधान में डाल दिया कि युद्ध नहीं करेंगे। जापान ने कसम खा ली कि हम युद्ध नहीं करेंगे। और जब यह आर्टिकल में डाला गया तो दुनिया के सामने एक बड़ा इतिहास बना कि यार ऐसा कैसा संभव है कि कोई देश संविधान में लिख चुका है कि हम हमला नहीं करेंगे, हम ना युद्ध में, कभी भी अंतरराष्ट्रीय विवाद हो जाएगा हम यूएन का इस्तेमाल करेंगे, वेपन नहीं उठाएंगे, हम सॉरी बोलते हैं। साहब, इन्होंने सॉरी बोलते हुए अब अपनी इमेज शुद्धिकरण का प्रयास किया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब विजेता जो राष्ट्र थे वो अब इनके काले कारनामों को पब्लिक के सामने रख रहे थे कि देखो इनके क्या कारनामे हैं। जापान ने अपनी सारी गलतियां मानी और कहा कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। बाकायदा एक ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को साझा हुई, जिसमें अमेरिका के साथ में यह डील की गई कि अमेरिका और जापान एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी पैक्ट में रहेंगे, और यूएस सिक्योरिटी ट्रीटी 1960 में साइन करके यह तय किया कि अमेरिका अब जापान की सुरक्षा करेगा। आज अमेरिका के अगर दुनिया में लगभग 150-200 जगह अगर कहीं बेसिस हैं, तो आज भी अमेरिका के लगभग 55,000 से 60,000 सैनिक जापान में रहते हैं पूरे टाइम। वो इसलिए कि आज हम जापान की सुरक्षा करते हैं, ये सिक्योरिटी पैक्ट है। जापान अपनी कोई सेना नहीं रखेगा, केवल इनोवेशन पर प्रयास करेगा। एक सिक्योरिटी ट्रीटी इन दो देशों के बीच में साइन हो जाती है, और इस सिक्योरिटी ट्रीटी के साथ साथ ही यह तय होता है, 3 प्रिंसिपल बनाए जाते हैं कि अगर जापान किसी भी देश के साथ व्यापार करना चाहता है आर्म एक्सपोर्ट के, तो कई तरह से वो स्कैनिंग करेगा। वेपन एक्सपोर्ट बना भी लिया तो नहीं करेगा, लीथल वेपन में तो एंट्री नहीं करेगा। और तो और जापानियों ने अपनी इमेज को करेक्ट करने के लिए अपने सिविक सेंस पर कि हमारी नैतिकता कितनी है, हम कितने अच्छे लोग हैं, इन सब के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। जैसे अपने आर्टिकल 9 का दुनिया भर में विज्ञापन किया कि साहब हम तो युद्ध वाले देश ही नहीं है। इसके साथ साथ खुद को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की रणनीति अपनाई कि हम डिफेंस पर पैसा खर्च ना करते हुए पावर पर पैसा, इकोनॉमी पर पैसा खर्च करेंगे। शिक्षा और सामाजिक अनुशासन दुनिया में लाकर देंगे, साफ सफाई, एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, पंक्चुअलिटी, समाज में अनुशासन, इन सब चीजों को कि लोगों को लगे कि जापानी लोग बेस्ट लोग होते हैं। इन तरह के लोगों को मोरल एजुकेशन दिया जाना शुरू हुआ। मतलब जापानियों के प्रति लोगों में एक सॉफ्ट पावर बनने का वो दिखे कि जापानी लोग अच्छे होते हैं, तभी तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर बैठे हुए होते हैं। साथ ही साथ यूएन के अंदर बहुत पार्टिसिपेट करना कि कोई भी मसला हो यूएन जाएंगे, किसी से हम झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, यह प्रमाण है साहब 2026 का कि सेकंड नंबर पर जापान बैठा है, जहां भारत 75वें नंबर पर बैठा है। अर्थात आज जापानियों को 188 देशों के अंदर वीजा फ्री एंट्री है। 193 यूएन के अंदर देश हैं, 2 और जोड़ दो तो 195 हैं। उनमें से 188 देश में जापानी लोग बिना वीजा के एंट्री कर सकते हैं। पासपोर्ट हो बस चले जाओ, आप जापानी हो, लोग आपको इतना अच्छा मानते हैं। हो गया साहब, ओके। फिर क्या होता है? फिर यह होता है कि इनकी अच्छाई के भी दिन लदते हैं। 2014 के अंदर वैश्विक हालात बदलने शुरू होते हैं। नॉर्थ कोरिया, चाइना एक दूसरे के नजदीक आते हैं। अमेरिका को लगने लगता है कि मैंने जापान को बगल में पाल पोस कर बड़ा किया, अब यह वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर बैठा, यह ठीक नहीं है। तो ऐसे में अब यहां पर 3 प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को हटाने के बारे में चर्चा होती है। शिंजो आबे जब प्रधानमंत्री बनते हैं जापान के, वो अपने कुछ नियम बनाते हैं और उन्होंने कहा कि देखो, हम अपने वेपन बेचने के कुछ नियम बनाते हैं और कहेंगे कि हम उन देशों को कभी वेपन नहीं बेचेंगे जिनके साथ में हमारे दुनिया में मतलब प्रोहिबिशन है कि ये देश गलत हैं, इनको किसी गलत प्रकार से इन्होंने हथियारों को इस्तेमाल किया, हम उनको हथियार नहीं बेचेंगे। मतलब इन्होंने धीरे धीरे अपने नियमों में परिवर्तन करना शुरू किया। 3 बड़े नियम बनाए। कहा कि अगर किसी के साथ ट्रांसपेरेंसी का मामला नहीं है, हम उसको वेपन नहीं देंगे। अगर किसी देश के बारे में यह प्रमाण है कि वो किसी और को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देता है, हम वेपन नहीं देंगे। मतलब यह था कि इन लोगों ने एक प्रकार से 2014 में यह साइन दिखाना शुरू किया कि हम डिफेंस इक्विपमेंट बेचना चाहते हैं, युद्ध नहीं करना चाहते। अभी भी कहीं पे युद्ध का हमने जिक्र नहीं किया है, लेकिन अब क्या करें, जब दुनिया भर में इतने वेपन बन रहे हैं तो हम भी बना लेते हैं। हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम पर होगा हमला तो हम बचते रहेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। इस तरह से कहते हुए 2014 में इन्होंने हल्के हल्के नियमों में परिवर्तन किया।
आज तो हेडलाइन बनती है कि जापान ने अपने उन सारे नियमों को किनारे रखते हुए आदेश दे दिया है कि जितने भी प्रकार के वेपन हैं हम सब एक्सपोर्ट करेंगे। यह हेडलाइन बनती है, और जब यह हेडलाइन बनती है तो हेडलाइन होती है कि इन्होंने अपनी लंबी दशकों पुरानी जो नीति है उसको त्याग दिया है और हथियारों की बिक्री में एंट्री कर ली है। आप कहेंगे सर इसमें भी युद्ध कहां है? आपको वेपन बेचने के लिए सबसे जो प्रायर कंडीशन नीडेड है वो है अशांति। अगर दुनिया में कहीं शांति है तो युद्ध के अंदर वेपन नहीं बिकेंगे जनाब। आज अमेरिका जिस तरह से ईरान को गल्फ से लड़वाया, लगभग $8 बिलियन का सौदा लेके बैठा है। दुनिया भर के देश कह रहे हैं कि सर हमें वेपन दे दो। सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में हथियारों की खरीद बढ़ चुकी है। युद्ध होते रहने चाहिए तभी डिफेंस इक्विपमेंट बिकते रहेंगे, जो कि बहुत महंगे सौदे होते हैं। मतलब जहां आप एक्सपोर्ट के बाद कुछ पैसा कमाते हैं, आपको कुछ वॉरशिप बेच करके बिलियंस ऑफ डॉलर मिल जाते हैं। मतलब समझकर देखने वाली बात यह है कि दुनिया की विकसित राष्ट्र तक टेक्नोलॉजी और डिफेंस के थ्रू ही अब पैसा कमाना चाहते हैं, और इसी में एंट्री अब जापान की होती है, जो कि जाना ही टेक्नोलॉजी के लिए जाता है। वो कहता है सुनो बहुत हुआ सम्मान, अब हमें अशांति पसंद है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसे बहुत सारे कारण इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। जापान की वर्तमान प्रधानमंत्री तकाइची के द्वारा नियमों में हुए इस परिवर्तन के कई सारे कारण हैं, जिन्हें अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारण तो यह महाशय ही है। इन्हें जब से यह भावना आई है कि जीवन में मैं ही सब कुछ हूं, दुनिया के लिए मैं ही राष्ट्रपति हूं, इन्होंने पूरी तरह से उकसाने का काम कर दिया है। इन्होंने नाटो को जिस तरह से धमका धमका करके कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, तुम्हारे लिए मैं सुरक्षा नहीं दूंगा, तो जापान को टेंशन होने लगी कि यार ये मेरी सुरक्षा कब देगा जब नाटो के देशों की सुरक्षा नहीं दे रहा, जबकि वो नाटो मेंबर नहीं है। आप पूछेंगे कि क्या जापान को धमकाया था? जी हां, ये नाटो को धमकाते धमकाते जापान को धमका दिए और कहा कि यार मुझे जापान के साथ सिक्योरिटी ट्रीटी करने का क्या फायदा, मुझे नहीं पता किन लोगों ने उसके साथ सिक्योरिटी ट्रीटी कर ली थी, क्यों देते हैं हम जापान को सुरक्षा। अरे बेचारा जापान तुम्हारे चलते नॉर्थ कोरिया के डर के मारे तुम्हारे साथ रहता है कि तुम उसे बचाओगे, और तुम राष्ट्रपति होकर कह दे रहे हो कि मैं क्यों बचाऊं इसको, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, हम इस पे इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं। भाई जापान के अंदर इस तरह के हालात पैदा कर दिए ट्रंप ने कि भय का माहौल बन गया। लिखते कौन कर दिया ये सब? मैं नहीं होता, मैं होता तो नहीं करता। जापानी बेचारे घबरा गए। इतना ही नहीं, जापान को हमने इतना पाल पोस कर बड़ा कर दिया, इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना बड़ा है, सुनो 35% टैरिफ लगाओ। भाई 35% टैरिफ लगाया, इनका जो स्टॉक मार्केट है धाड़ से नीचे गिर गया। इन्होंने जापान के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर, क्योंकि टोयोटो जैसी जो गाड़ियां हैं इनकी, वो बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केट कैप को पकड़कर चलती हैं, अर्थव्यवस्था में 8% हिस्से इनके कार निर्माताओं के हैं, उन पर इन्होंने टैरिफ मार दिया कि या तो अमेरिका में आओ लगाने के लिए, नहीं तो टैरिफ पाओ। इन्होंने जबरदस्त तरीके से जापानियों को ह्यूमिलिएट करना गिन गिन कर शुरू किया। इतना ह्यूमिलिएट किया कि जापान के एक प्रधानमंत्री को तो ट्रंप के कार्यकाल में इस्तीफा देना पड़ा। नाम था उनका इशिबा। वो ट्रंप के टैरिफ संभाल नहीं पाए, क्योंकि उनको लोग पूछने लगे कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे साथ जापान के, अमेरिका के इतने अच्छे रिश्ते हैं जापान के साथ, तुम्हारे ऊपर इतने टैरिफ अर्थव्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। बोले छोड़ दो। अब भाई साहब इसके बाद आती है तकाइची। तकाइची जब प्रधानमंत्री बनकर आती हैं तो ट्रंप महाशय के सामने ये बैठती हैं। ट्रंप इनके भी मजाक में मजे ले लेते हैं, पर्ल हार्बर की घटना इनको याद दिला देते हैं कि आप तो कम से कम मत ही बात करो। तो जापानियों को अब पूरी तरह से अपना ह्यूमिलिएशन जो है ना वो एक्टिवेट कर दिया। इन व्यक्ति ने इस दुनिया को बहुत कुछ तरह के जख्म दिए हैं, उनमें से एक जापान जैसे देश को फिर से जगाने वाला जख्म भी है, क्योंकि आने वाले समय में जापान क्या करेगा ये किसी को नहीं पता है। दूसरे कारण में चलें तो इन दोनों की मित्रता है। जो कभी जापान के आश्रित रहे, आज से 80 साल पहले जो जापान के गुलाम रहे, आज ये इतनी पावर बन चुके हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन लेकर बैठा है। ट्रंप ने एक बार इसका नाम नहीं लिया, और ये तो पूरी शक्ति, वैश्विक महाशक्ति बनकर बैठी हुई है। ऐसे में ये दोनों देश एनी टाइम जापान को हूल देते रहते हैं कि तुम्हें बेटा हम मारेंगे, तुम्हें हम मारेंगे। तो ऐसे में इन्हें कुल मिलाकर यह समझ में आया कि जो कभी हमारे गुलाम थे आज हमारे सामने बोल रहे हैं, अगर हमने इनको नहीं रोका तो हमको बचाने कोई नहीं आएगा। आप पूछेंगे नहीं सर, अमेरिका ने सिक्योरिटी पैक्ट कर तो रखा है। अजी साहब, अमेरिका का सिक्योरिटी पैक्ट बड़ा ही डेंजरस है। कैसे? अमेरिका ने 2025 के नवंबर में ही जापान में खड़ी अपने मिसाइल सिस्टम को हटा लिया। बोले युद्ध के अंदर जरूरत पड़ेगी। और तो और अभी जब युद्ध चल रहा था तो नॉर्थ कोरिया के बगल में जापान का सही हाल साउथ कोरिया का है। साउथ कोरिया में खड़े हुए थार्ड सिस्टम को हटा करके अमेरिका इन कंट्रीज में ले गया, गल्फ कंट्रीज में, कि सुनो ईरान वाले बहुत मार रहे हैं, एक थार्ड बर्बाद हो गया है, हम तुम्हारे यहां से हटा कर ले जा रहे हैं। यानी अमेरिका को जब जरूरत पड़ी इन लोगों को खाली छोड़ करके निकल गया। मतलब अब इन सबको एहसास हो गया कि अमेरिका के साथ रहना एक ट्रस्टीशिप सिद्धांत तो नहीं है,
ट्रस्ट का तो मामला नहीं है। यही कारण है कि जापानियों ने तत्काल प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया को पकड़ा और इसके साथ समझौता मार दिया और कहा कि सुनो सर, आपको 11 वॉरशिप तैयार करके हम देंगे। जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक डील होती है और 17 देश जापान के सामने हथियार खरीदने की इच्छा लेकर प्रकट हो जाते हैं कि जापानी अगर बनाएंगे तो साहब मजा ही हो जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, क्योंकि जापान की तकनीकी एकदम उच्च स्तरीय है। आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया ने 11 वॉरशिप खरीदने के लिए $7 बिलियन की डील की है, यानी कि जहाज जिस पर की मतलब लड़ाई के लिए जो युद्धपोत होते हैं वो तैयार करने के लिए $7 बिलियन की डील की है, जिसमें जापान ने ऑस्ट्रेलिया को कहा है कि हम आपको तकनीकी ट्रांसफर भी करेंगे, क्योंकि जापान अब खुद के लिए तो बना ही रहा है, औरों को भी देगा ताकि उसको जहां युद्ध करवाने की जरूरत पड़ेगी वहां पहुंच जाएगा। इसी के चलते यूक्रेन ने जापान के साथ बैठकर चर्चा की कि सर सुनो ना, थोड़ी तकनीकी हमारे साथ भी साझा कर लो और नाटो के उस पूल में आप आ जाओ जहां वेपन खरीदने की। जापान ने नियम यह बना रखा है कि किसी भी युद्धग्रस्त देश को वेपन नहीं देगा, लेकिन यूक्रेन उकसा दिया और कहा कि सर हम औरों पर आश्रित रहने की जगह चाहेंगे कि जापान अपनी तकनीकी हमें दे दे। इसी के साथ साथ जापान ने भारत पर भी अपना डोरा डाल दिया और कहा कि हम भारत को मोगामी फ्रिगेट देना चाहते हैं और मिलकर के प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये इनकी ऐसी फ्रिगेट है जो स्टेल्थ क्लास है, मतलब कि इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते लेकिन ये सबमरीन को पकड़ सकती है। इंडियन ओशन में इन दिनों चाइना वाले जिबूती तक अपनी सबमरीन को घुमाते हैं। इंडियन ओशन में चाइनीज लोगों का धीरे धीरे इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। इन्होंने अपनी जो मोगामी क्लास ये फ्रिगेट बनाई हुई है, इसकी खासियत यह है कि जहां किसी जहाज पर 200 नौसैनिक बैठने की जरूरत हो, यहां 90 में यह काम कर लेती है। पकड़ में आती नहीं है, तेज गति से चलती है। ऑस्ट्रेलिया को यह को प्रोड्यूस करना चाहता है, तो भारत से कहा आओ मिलकर के हम ऐसी वॉरशिप बनाते हैं जो चाइनीज सबमरीन के ऊपर निगरानी रखेगी। तो इस क्लास की सबमरीन की ये भारत के साथ मिलकर के निर्माण की आज की सुर्खियां हैं कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक को तैयार हो गए हैं कि हम भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। साथियों, जापान का जो ये उदय है, जो आज आपको बहुत सकारात्मक दिख रहा है, आने वाले समय में लोगों को चिंता दे रहा है। भारत के लिए बहुत अच्छा है कि हमारा बहुत प्यारा देश है, बहुत प्यारा मित्र राष्ट्र है, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में जिनके इतिहास रंगे हों, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके इतिहास गंदे हैं, तो ये आज तक उन्हीं चीजों से लदे पड़े हैं। जापान ने जो 80 साल तक चोगा ओढ़ कर रखा था अच्छे होने का, वो अब उतर रहा है। दुनिया को इस पर चिंता होनी चाहिए या फिर इसे जापान की आत्मरक्षा समझकर यह समझना चाहिए कि ठीक ही है, अपने बचाव के लिए कर रहा है, अदरवाइज नॉर्थ कोरिया मार देगा। आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हां, हमारे बहुत सारे शोज इन दिनों नए आए हैं, उन्हें देखते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना खूब सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद। जी, जापानीज लोगों की तारीफ करने वाले हैं। आप भी जापान जाना चाहते थे? इसने बोल दिया कि जापान जाना चाहता है, वो खुद से लगा रहता है ख्याली दुनिया पहुंच जाता नहीं, है। उसको लगता है आप इंजीनियर बनिए तो शायद वहां पे सड़कें सब खराब है चीजों ना। का निर्माण होता है ना। सड़कें खराब है ना, वहां पे जाना है इसलिए। हाँ। बहरहाल जी, सीरियस टॉपिक है और सीरियस बात पे आते हैं। तो मैंने कभी ये वर्ल्ड वार 2 की मतलब की हिस्ट्री इतनी नहीं पढ़ी। वो ज्यादातर यही सुना कि हिटलर ने जो है वो ये कर दिया, वो कर दिया, उसने इतने मासूम लोगों की जानें ली, हत्याएं की, बच्चों को नहीं छोड़ा उसने जिंदा, उसने औरतों को नहीं छोड़ा। तो हिटलर के कारनामे जो है वो सामने आते रहते हैं। और एक जो दूसरी चीज थी कि वर्ल्ड वार 2 जो है वो खत्म की गई एटम बम पे, और वो अमेरिका ने नागासाकी जो है वो उधर हिरोशिमा में जो है वो मारा था जापान में, तब जाके ये सारा कुछ रुका था। ज्यादा डिटेल जो है वो ना कभी जानने की कोशिश की है, सीधी सी बात है। वैसे भी आप लोगों को पता है पाकिस्तानियों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ने में, और ना ही जो है हमारी किसी हिस्ट्री की बुक में जो है वो कोई इस तरह का टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाता है, हालांकि पढ़ाया जाना चाहिए। तो पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री दुनिया में जो है वो क्या क्या होता रहा है, वर्ल्ड वार 2 में क्या हुआ। और खैर, ये मैंने पहली दफ़ा जो है वो ये सारी जो है ना स्टोरी अंकल सर के ज़ुबानी सुनी है। तो अगर देखा जाए तो उस वक्त जापान जो है वो हिटलर से भी ज़्यादा जो है वो क्रूर निकला। तो ये भी उतना ही कसूरवार है जापान भी। तो जापान ने जो है जो कैदी बनाए उन पे जो मतलब के तजर्बे करता रहा है, और जिंदा लोगों पे यकीन करें वाकई रूह कांपती है। बोलने नहीं होता कि उसने ये किया,
और इन्होंने पूरी डिटेल के साथ जो है वो बताया, और उसने कब्जा करना शुरू कर दिया सब मुल्कों पे जितने भी आसपास थे। तो उन पे कब्जा करके अपना जापान का एरिया जो है वो बढ़ा लिया। तो उस वक्त चाइना, ये रशिया, मतलब इतना मुझे नहीं लग रहा कि पावरफुल नहीं थे शायद, हालांकि यूएसएसआर सोवियत यूनियन थी। तो लेकिन फिर भी पता नहीं किस तरह जो है वो इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया और कब्जा कर लिया जापान ने। तो लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं जी अमेरिका ने जो है वो गलत किया उस वक्त, ये एटम बम मार दिया। आज भी वहां पे मिसालें देते हैं कि उधर ये नहीं होता, उधर वो नहीं होता। तो उस वक्त फिर मेरे ख्याल में मजबूरी थी, जिस तरह जापान कर रहा था। जापान कब्जे करता, भाई अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है वो हथियार उठाता, जो मर्जी करता, जो उसकी तरफ लड़ने के लिए आता उसको खत्म करता। तो भाई वो समझ आती है कि वो अपने लिए लड़ रहा है। लेकिन ये कैदी पकड़ के ला के उन पे तजर्बे करना, बलात्कार करना और तबाही मचा देना, बिल्कुल ही आम लोगों को भी बीच में रगड़ जाना, तो ये चीज जो है मैं समझता हूँ कि ये जापान उस वक्त फिर गलत था। और जो एटम बम उन पे मारा गया रोकने के लिए उनको, अमेरिका की तरफ से, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, उस वक्त फिर अमेरिका ठीक था अपनी जगह, जो उसने रोकने के लिए वहां पे एटम बम मारा और रुक गई जंग। फिर उसके बाद इन्होंने जो है साइन किया, अपनी बात पे कायम रहे ये अभी तक। इस चीज की भी जो है वो तारीफ करनी चाहिए कि अपनी बात पे कायम रहे, कोई ऐसी हरकत नहीं की इन्होंने। लेकिन जो इनकी हिस्ट्री है वो बड़ी, मतलब कि एक दर्दनाक है। इन्होंने जो हरकतें की हैं जापानियों ने, और मैं वाकई समझता था कि वो टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी में आगे हैं, सॉफ्ट मतलब के कॉर्नर है उन रखते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो उनके बारे में फेमस है। लेकिन उनकी हिस्ट्री जो है मुझे अभी पता चली है, मैंने नहीं पढ़ी, और बड़ी जो है वो इनकी हिस्ट्री जो है वो क्रूर जालम कहानी। है, बिल्कुल। जालमों वाली है। और अभी जो है अभी तो खैर अमेरिका ही गलत है ना। तो लेकिन उस वक्त जो है अमेरिका ठीक किया था इनको रोकने के लिए, इनकी जो जालम जो जुल्म था इनका, उसको रोकने के लिए अमेरिका ने जो है वो जो एटम बम गिराए थे, मेरे ख्याल में वो सही किया था फिर, तभी ये रुके। उससे नहीं तो रुक ही नहीं रहे थे वहां पे। नहीं तो अमेरिका के ऊपर जिस तरह से अचानक इन्होंने सरप्राइजली हमला किया, वो तो कर भी वो नहीं तो रहे चले एक्सपेक्ट खैर, ऐसे अमेरिका। वो सरप्राइज तो एक अलग है, लेकिन यहाँ पे अभी उन्होंने अपना भाई निभाया। लेकिन जो अभी ट्रम्प ने आके इन पे बयानात जो दिए, इनको जो सुरक्षा दी हुई थी यार, वो अपनी बात से नहीं मुकरे। जापानी जो है वो अपनी बात पे कायम रहे, लेकिन अमेरिका अपनी बात से मुकरता जा रहा है। इनको वाकई अमेरिका, अब देख लें, दुबई में था, सऊदी अरब में था उसका सिस्टम, कतर, कुवैत, बहरीन, मतलब सब में था। तो ईरान ने हमले किए तो फेल कर दिया इनका, अमेरिकियों का। अमेरिकी जो है वो भागते फिर रहे थे उस उधर। तो अब जापान को भी समझ आ गई है कि अगर हम पे हमला कर दिया इन्होंने तो भाग जाना है, इन्होंने तो यहाँ पे टिकना नहीं है। तो इसलिए हमें जो है वो खुद की पावर एक बनानी पड़ेगी, ताकि अपनी जो है रक्षा कर सके। अगर यार अभी तक देखा जाए तो वो अपनी बात पे कायम रहे, लेकिन ये कभी वो जो सिस्टम वहां पे सिक्योरिटी के लिए लगाया था वो निकाल के ले आके कि जंग में यूज होना है। कभी जो है अपनी फौज काम करने की बातें हो रही हैं, कभी जो है फौज निकालने की बातें हो रही हैं। तो भाई जाहिर है उन्होंने डरना ही है फिर जापानियों ने, भाई अपनी सुरक्षा के लिए। क्योंकि साथ नॉर्थ नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, वो नॉर्थ कोरिया तो आपको पता ही है फिर। हम्म, तो वो बबलू जो है वो धमकियां देता रहता है हर किसी को। तो वो जापान भी जो है वो उसको भी धमकियां मिलती है, और जापान जब कुछ होगा नहीं उसके पास तो कैसे रोकेगा और कैसे जो है वो ये सारा कुछ करेगा। हाँ, उनके पास टेक्नोलॉजी है भाई, उन्होंने अच्छी चीजें जो हैं वो बनाई हैं लोगों तक, एक पायदार चीजें जो हैं वो समझ लें कि जापानियों की फेमस है, तो वो उन्होंने मैन्युफैक्चर की हैं। तो वो टेक्नोलॉजी उनके पास है, वो अभी भी हथियार बना सकते हैं, वो अपनी फौज बनाएंगे, हथियार जो है वो बना के बेचेंगे, दूसरे मुल्कों को बेचेंगे। तो लोग भी लाइन में लगे हुए हैं कि जी हमें मिले। जापानी जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो तगड़ी है, वो ज्यादा कारआमद है, तो लोग तो लेंगे। तो अपनी सुरक्षा के लिए अगर देखा जाए, तो अगर वो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल फिर तो परफेक्ट है।
फिर कोई जो है वो ऐसी बात नहीं है, हर मुल्क का भाई अब हक है कि अपनी सुरक्षा कर सकता है। किसी के भरोसे वो कितना रहेंगे? अब अमेरिका के भरोसे वो बैठे हुए हैं कि अमेरिका है इधर, 55,000 उनकी फौज है, वो बैठा हुआ है इधर, वो हमारी हिफाजत करेगा। तो लेकिन वो भाग गया तो नॉर्थ कोरिया ने जब थोड़ा सा छेड़ा उसको तो भाग जाएगा, तो फिर उनकी कौन हिफाजत करेगा? तो उनकी अपनी हिफाजत के लिए जो है उन्होंने हथियार बनाने हैं, अपनी सेना खड़ी करनी है। अब जिस तरह उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को भी जो है वारशिप बना के देने की बात हुई है, 7 बिलियन उनसे लिए। उसके बाद इंडिया के साथ जो है वो एक वारशिप बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं। तो उसके अलावा बाकी मुल्कों को, इंडोनेशिया जो है उनसे हथियार परचेज करना चाहता है। तो वो बनाएंगे भाई, बेचेंगे। लेकिन बात वही है कि दुनिया के लिए कंसर्न ये है कि कहीं ये ना हो कि वो पहले वाला जापान जो है वो वापस ना आ जाए, कि वो ऐसे ऐसे हथियार बना ले और फिर सब पे हमला करके वही चीजें करना फिर दोबारा शुरू कर दे। तो इस चीज का उनको डर है दुनिया को। लेकिन ये है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर वो बना रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, फिर तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन ये हिस्ट्री जान के वाकई एक शॉक भी लगा, और उस वक्त जो अमेरिका ने किया वो भी ठीक लग रहा है अभी मुझे। तो बाकी अभी ये अपने लिए हथियार बनाता है नहीं बनाता, तो दूसरों को भी बेचेगा, अपनी इकानमी बेहतर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अमेरिका जो इसके साथ ट्रीटी साइन की हुई है वो उसको चाहिए था इसको सपोर्ट करना, और इसको मतलब कि ये टैरिफ लगा देना, ये कर देना, वो कर देना, इस यहाँ से खत्म करो सिक्योरिटी। तो वो चीजें अगर करेगा तो भाई इनको खतरा तो लाख होगा। इन्होंने अपना भाई बनाना है, मैं फिर गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर कोई करता है। तो अभी तक इन्होंने जो है वो अपनी बात पे कायम रहे हैं वर्ल्ड वार 2 के बाद, तो ये भी एक बड़ी बात है। हम्म। बिल्कुल जी, जो अमेरिका कर रहा है वो इस वजह से गलत है क्योंकि वो जापानीज जो है उनकी पुरानी जो सोच है उसको जगाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है जब उनको खतरा महसूस होगा और उन्हें इस बात की कहने की फिक्र होगी कि भाई अमेरिका जो है डिफेंस पैक्ट बेशक अमेरिका के साथ हुआ है, लेकिन जब भी उसे जरूरत पड़ती है तो वो हमें तनहा छोड़ के तो चला जाता है, तो हम कैसे एतमाद कर सकते हैं? अमेरिका तो एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर एतमाद करना काफी मुश्किल है। अगर अरब कंट्रीज की देखें तो उनके साथ भी इसने डिफेंस पैक्ट किया हुआ है। सऊदी अरब का देख लें, यूएई का देख लें, बहुत सारी अरब कंट्रीज हैं जहां भी इसने गारंटी दी हुई है सिक्योर करने की। वहां पे कितनी जो है वो इसने मदद की है। तो ये चीजें तो नजर आ रही हैं जापानीज को, और जापानीज जो हैं वो जागना शुरू हो गए हैं और बड़े तरीके से, बड़ी एक कह लें कि चाल से उन्होंने अपने आप को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है। उनका ये कहना है जी कि जिन जिन कंट्रियों में वेपन्स जो है वो गलत तरीके से यूज होते हैं हम नहीं करेंगे, हम उनको नहीं बेचेंगे। लेकिन जो कंट्रीज हैं वो अपने डिफेंस को बेहतर करने के लिए अगर वो रखना चाहते हैं तो हम उनको जो है वो वेपन्स बेचेंगे, मतलब कि इस मार्केट में वो एंट्री लेना चाहते हैं। जब वो ले लेंगे ना पूरी तरह से, उनके पास पावर ये आ जाएगी, तो फिर भाई वो बाज नहीं आएंगे, फिर वो अपनी ही मर्जी करेंगे। क्योंकि अभी तो शुरुआत है ना, शुरुआत बड़े तरीके से वो कर रही है कि चाल ही समझ लें जिस तरह से वो चल रही हैं। और चाइना जो है और उसके बाद जो कोरिया है जिस तरह से उनको धमकियां दे रहा है, तो ये इन चीजों को भी उसने मद्देनजर रखा हुआ है कि कभी तो ये हमारे गुलाम हुआ करते थे, आज ये हमारे सामने जो है वो हमें ही धमकियां लगा रहे हैं। तो उनका भी इलाज करने के लिए आने वाले टाइम में कोई इस तरह का जो मामलात है वो बेहतर बनाने ही है। अपने डिफेंस को इस कदर वो मजबूत करना चाहते हैं। इकानमी तो वैसे मेरे ख्याल में उनकी तीसरी बड़ी लार्जेस्ट इकानमी जो है वो जापान की है, तगड़ा मुल्क है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपना रुझान जो है वो डिफेंस की तरफ, वेपन्स की तरफ, इन चीजों की तरफ वो कर रहा है। तो जो क्रूरता इनकी वर्ल्ड वार 2 से पहले दिखाई गई है, अगर उस तरह की सोच दोबारा से इनमें आ जाती है और पावर में ये आ जाते हैं, तो भाई ये पूरी दुनिया को नाको चने चबवा देंगे। क्योंकि इनके अंदर रहम दिली की तो कोई नाम की चीज हो ही नहीं सकती। ओ भाई जो लोग जो हैं वो इंसानों के ऊपर, जिंदा लोगों के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उनको जो कह लें कि सख्त सर्दी है वहां पे लेकर जाकर टेम्परेचर चेक किए जा रहे हैं कि ये कितनी देर निकाल सकता है यहाँ पे इंसानी जिस्म जो है। उसके बाद गर्म पानी डालना, फिर उसको मार के चेक करना, फिर एक जिंदा शरीर को काट के चेक करना, फिर गोली मारना और फासले मापना।
कि इतने फासले से मारेंगे तो क्या रिएक्ट आएगा, इतने से मारेंगे तो क्या रिएक्ट आएगा, तो वो लोग जो है वो किस हद तक जा सकते हैं। एक तो इनकी यूनिट बताई गई है 731, उस यूनिट का नाम बताया जाता है। कहते हैं कि वो तो कहते हैं जितने भी कैदी उनके पास थे, हालांकि औरतें जो थी बेचारी उनके साथ रेप करके बलात्कार करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं कि इनको कितनी पीड़ा पहुंचती है, क्या मामलात होते हैं इनके साथ। और उसके बाद वायरस जो है वो इंसानी शरीर में एंटर करना, कि कितनी देर तक ये रिएक्ट करता है और किस तरह के इसके असरात होते हैं, वो सारी चीजें जो करने वाले हैं, तो उनकी सोच जो है वो फिर किस तरह से होगी अगर आने वाले टाइम में वो अपने मामला जो है वो संभाल लेते हैं और पावर में आ जाते हैं, तो फिर एक बड़ी चुनौती का दुनिया को सामना जो है वो करना पड़ सकता है। बिल्कुल, ये एक हिस्ट्री जो है वो बताई गई है और नो डाउट सरप्राइजिंग था, शॉकिंग भी था कि वो जो बम जो है वो गिराए गए, वो हम अभी तक उस चीज़ को सोच रहे थे कि अमेरिका में कितना कह लें कि वो एक किस्म का बीस्ट है, कि मतलब उसने इतनी गिरी हुई हरकत की, इतनी इंसानों की जान ली और ये सारी सिचुएशन हुई। बिहाइंड स्टोरी मैंने कहा था कि दो पहलू होते हैं, हमें नहीं पता था और हम सर्च भी नहीं करते उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा। बस एक सुनी सुनाई बात जो मीडिया के ऊपर और सब लोगों ने की, वो जो लिखी हुई भी है हिस्ट्री में इस चीज़ को, और जिनकी वीडियो क्लिप भी मौजूद हैं। और लेकिन ये है कि हमने उसके पीछे बिहाइंड स्टोरी जो थी वो नहीं देखना चाहिए कि मतलब क्या चल रहा था, क्या हो रहा था। अब 731 जो है वो एक मुहिम चला रहे थे और भाई अलाउ नहीं था। हमने तो अभी तक यही सुना था कि ठीक है, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, लेकिन अब बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर और जो आपने लोग पकड़े हैं उनके ऊपर वो ज़ुल्म सितम जो है वो नहीं कर सकते। और वो भी अनदर लेवल। उन्होंने एक कह लें कि ये मूवी में दिखाया जाता है ना, जैसे हॉलीवुड की मूवीज़ में दिखाया जाता है कि एक्सपेरिमेंट लैब्स बने होते हैं और अंडरग्राउंड वो एक सीक्रेट मिशन जो है वो चल रहा होता है, लाइक दैट सेम सिचुएशन, कि एक-एक चीज़ के ऊपर मतलब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। पहले हम देखते थे कि यार ह्यूमन राइट्स वाले जो है वो बड़े शोर डालते थे, सॉरी एनिमल राइट्स वाले। तो वो कहते थे कि आप चूहों के ऊपर, बंदरों के ऊपर और जो रैबिट्स हैं उनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके ऊपर भी नहीं कर सकते। वो बड़ा एहतजाज करते थे इस चीज़ के ऊपर और ये नहीं होना चाहिए था। नाउ ऑन तो बड़े स्ट्रिक्ट हो चुके हैं इन चीज़ों को लेकर। लेकिन ह्यूमन्स के ऊपर इन दैट टाइम भाई उन्हें चाहिए था कि कुछ ना कुछ वो टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाहते थे कि क्या आगाज़ करना चाहते थे उस चीज़ में से। मतलब इतने कह लें कि इंसानियत से घिरे हुए लेवल पे जाकर, मतलब कि एक बंदे को जितनी कह लें कि शदीद ठंड में रखना और वो जैसे जमने लगे, उस पे फिर गर्म पानी डालना और फिर उसको, क्योंकि वैसे ही हो गया कि एक बंदे को जनाब आप एक जगह पे जलाएँ और उसके ऊपर पानी फेंक दें उसके बाद। तो फिर क्या जिस्म रिएक्ट करेगा, हाइपोथर्मिया का शिकार होता है, वो किस तरह रिएक्ट करता है। मतलब ये चीज़ें नोटिस कर रहे थे और इससे क्या आगाज़ करना चाह रहे थे, कौन-सी टेक्नोलॉजी उन्होंने क्रिएट करनी थी और या कौन-सी मेडिसिन उन्होंने क्रिएट करनी थी। ये सुना था कि भाई वो ह्यूमन ब्लड लेते हैं और डीएनए लेते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट होता है। स्ट्रेट अवे एक जीते जागते बंदे के ऊपर एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं होता। ये भाई मूवीज़ में ही दिखाया जाता है कि एलियन किस्म की टेक्नोलॉजी होती है और आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं और फिर वो डॉक्टर जो है बड़ा माना हुआ डॉक्टर होता है और वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तो वो मूवीज़ में ही अच्छा लगता है। एक जीते जाते एक ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, इतने लोगों के ऊपर, और एक तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है और एक जो है दिमागी जो है वो हालत देख लें कि रेप का जो है, भले वो लड़की हो लड़का हो, ठीक है, वो भाई उनके ऊपर वो रेप के थ्रू जो है, ब्रूटल रेप जो है, ये सारी सिचुएशन जो है वहाँ पे अब देखने को मिली। अब भाई जिस तरह को वो हमले कर रहा था, जिस तरह उन्होंने होल्ड किया हुआ था, अमेरिका ने एक-एक करके वापस ली और उसके बाद भाई उन्होंने फैसला किया जब देखा कि यार कुछ नहीं हो सकता, आखिरी फैसला यही है। उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम जो है वो ताक दिए और वो ताके गए और उसके बाद जो उनकी हालत हुई, यहाँ पे मैं अगेन सोच रहा था बीच में, है तो एक और चीज़, लेकिन अमेरिका बदमाशी करता है, हमेशा से करता आया है। लेकिन यहाँ पे सोच रहे थे कि कर तो ठीक ही रहा था, जिस तरह की हरकतें इनकी थी उन्होंने करना ही करना था। लेकिन नाउ ऑन भी सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है, ईरान और अमेरिका की लेकर, और इस सिचुएशन में ना ताक दें,
क्योंकि भाई इस सिचुएशन में हम लोग भी धरे जाएंगे इस टाइम, ठीक है ना। तो लेकिन भाई अभी तक देखा जाता है, अभी तक सुनने में आया कि भाई वहाँ पे रेडिएशन लेवल जो है वो अभी तक है, मौजूद है कुछ एरिया में, कुछ एरियाज है। लेकिन भाई अब जो ट्रेजेडी वो उन्होंने जो सारी खबर निकल के आई है, हिस्ट्री रिपीट करनी पड़ी, वो भाई दोबारा मार्केट में पाँव रख रहा है। और उन्होंने कहा था अपने डिफेंस के लिए हाँ बनाएंगे भी, तो एक ट्रिटी साइन थी उसमें कहा हाँ बनाएंगे भी तो अपने डिफेंस के लिए कर सकते हैं। और अपने डिफेंस के लिए भाई उन्होंने कहा कि नहीं, अपने डिफेंस के लिए नहीं बनाए, यूक्रेन ने कहा हमें भी दें। तो वो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो मांग रहे हैं। तो दूसरा वो इंडिया के साथ वो उस बहरी जहाज का वो कर रहे हैं, क्या नाम है, उसका नाम भी मेंशन किया क्या है, ग्वामी है, क्या नाम है, मुगामी शायद, ग्वामी, आई थिंक मुगामी वारशिप। हाँ। तो वो जो है वो कह लें कि वो है जो है इंडिया के साथ मिलकर उस टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है भाई। वो इस चीज़ में आना चाहता है क्योंकि अमेरिका बैकफुट ले रहा है। अमेरिका गेन जो है वो 2 नंबरी कर रहा है। खुद ही ट्रीटी साइन की है, सैन फ्रांसिस्को में हुई है। उसके बावजूद भाई हमें भी लगता था कि अब वहाँ फौजी क्या कर रहे हैं। ये सुनने में आया था कि हेल्प आउट कर रहा है, उसको ग्रो करने में दोबारा मदद ही इन्होंने की है, अमेरिका ने की है। लेकिन भाई बीच में रियलिटी बेस्ड चीज़ें जो थी वो मिसिंग थी, कुछ पॉइंट कुछ कोड जो है वो मिसिंग थे। अंकित सर ने उनको लाइट आउट किया है कि कहाँ पे अमेरिका क्या कर रहा था, जापान ने क्या गलती की, और जापान को अब क्या खतरा जो है वो लाहक है, जिसकी बिना पर वो अब ये जो है वो कदम लेने पे मजबूर हुआ है। तो ये देखने लायक होगा आने वाले वक्त में मार्केट में कौन सा हल्ला मचाता है। और लेकिन भाई डिफेंस ज़रूरी है। और वो हमेशा कहते हैं कि भाई कोई भी कंट्री 1 रुपया भी अपने डिफेंस के ऊपर लगा रहा है ना कहीं, तो वो कहीं ना कहीं ठीक है। वो उस वे से ठीक है क्योंकि कंट्री आजकल की जंग की सिचुएशन देख लें। ईरान अगर, मैं सीरियस नोट में कहूँगा, ईरान अगर छोटा सा कंट्री है, अगर वो अपने मिसाइल जो है वो तैयार ना करता, इतनी कह लें कि एबिलिटी ना होती और इतनी अप्रोच ना होती, चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात ना होते, तो भाई वो टिकना था उसने अमेरिका के सामने, नामुमकिन है। अभी तक तो कह लें कि मलिया मेट हो जानी थी हर चीज़, बेड़े गर्क कर देने थे अमेरिका ने। उसने अपनी हुकूमत बिठाई होनी थी अभी तक, वो सिचुएशन होनी थी। वो करना पड़ता है अपने डिफेंस के लिए। और जापान जो है वो इस चीज़ को अभी रियलाइज़ हो रहा है कि अमेरिका जिसके बलबूते के हम बैठे हुए थे उसके ऊपर कि यार डिपेंडेबल थे, अब नहीं होंगे। अब जो है पर्सनल वे में इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। तो एक अच्छी इंफॉर्मेशन और एक अच्छी वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो थी, और मज़ा भी आया, इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ। कुछ चीज़ मिसिंग कर दी है तो सॉरी अबाउट दैट। और कमेंट सेक्शन ओपन होगा आपके लिए, इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।